फिल्म एक टीनेजर लड़की रीस से शुरू होती है जो एक छोटे कमरे में है जिसकी दीवारों पर बहुत सारे टेलीफोन लगे हुए हैं। अचानक उनमें से एक टेलीफोन जिस पर एक स्टिकी नोट लगी हुई है बजने लगता है। रीस वो कॉल उठाती है और एक ऑटोमेटेड आवाज़ सुनती है जो उसे रॉयल फ्लश मिलने पर मुबारकबाद देती है। जैसे ही वो ये समझने की कोशिश करती है कि क्या हो रहा है, बाकी टेलीफोन भी बजने लगते हैं और सब एक ही बात कहते हैं। अचानक टेलीफोन से पानी बहने लगता है और कमरा भरने लगता है। तभी रीस ऊपर की तरफ देखती है और छत पर एक टॉयलेट लगा हुआ पाती है। ये समझकर कि उसे टॉयलेट फ्लश करना होगा, वो टेलीफोन को पकड़ पकड़ कर दीवार पर चढ़ने लगती है, मगर वो टॉयलेट का हैंडल नहीं ढूंढ पाती। ये सोचकर कि अगर उसने कुछ न किया तो डूब जाएगी, रीस खुद को शांत करती है और पहले वाली स्टिकी नोट पर लिखा नंबर पढ़ती है। खुशकिस्मती से उसके जहन में एक आइडिया आता है और बहुत कम वक्त होने के बावजूद रीस वापस नीचे तीर कर जाती है और एक टेलीफोन से वो नंबर डायल करती है। उसका प्लान काम कर जाता है और टेलीफोन में एक सीक्रेट कंपार्टमेंट खुल जाता है जिसमें वो गुम हुआ हैंडल होता है। रीस जल्दी से ऊपर जाती है और हैंडल टॉयलेट पर लगा देती है। फिर वो टॉयलेट फ्लश करती है जिससे सारा पानी कमरे से निकल जाता है और उसकी जान बच जाती है। मगर कुछ सेकंड बाद पता चलता है कि ये पूरा तजर्बा बस एक वर्चुअल रियलिटी गेम था। रीस अपना वीआर हेडसेट उतारती है और पता चलता है कि वो दरअसल एक ई स्पोर्ट्स सेंटर में है जहां दूसरे वीआर और प्रोफेशनल गेमर्स भी मौजूद हैं। बाद में वो घर पहुंचती है और अपने अकेले बाप क्रिस के साथ खाना खाती है। ये साफ नजर आता है कि दोनों बहुत करीब हैं क्योंकि रीस ने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था। अचानक कमरे की बत्ती टिमटिमाने लगती है और शॉर्ट सर्किट हो जाती है। फिर पूरे शहर में मुख्तलिफ जगहों पर बिजली के तारों और चीज़ों के बर्बाद होने का एक मोन्टाज दिखाया जाता है। किसी वजह से बिजली से चलने वाली हर चीज़ फट रही है। घर के अंदर क्रिस उसे कोई ख़ास बात नहीं समझता और सोचता है कि शहर में बस एक आम पावर आउटेज है, मगर रीस का सिग्नल नहीं आ रहा और वो बाहर की दुनिया से कट गई। बदकिस्मती से जारी शॉर्ट सर्किट्स की वजह से रीस का पूरा कंप्यूटर सेटअप भी आग लग गया था। वो किसी तरह आग बुझाने में कामयाब हो जाती है मगर अपना कंप्यूटर नहीं बचा पाती। बाद में ड्राइंग रूम में क्रिस एक लालटेन जलाता है और अपनी बेटी से कहता है कि ये ब्लैकआउट उसके लिए अपनी डिवाइसेस से दूर रहने का एक ज़रूरी मौका है। फिर दोनों उसके आईपैड पर पुरानी तस्वीरें देखते हैं और उन लम्हों को याद करते हैं जब रीस की माँ जिंदा थी। कुछ देर बाद दोनों सोफा पर सो जाते हैं। आधी रात को रीस को अपने गोदाम से एक अजीब आवाज़ आती है और वो जांचने का फैसला करती है। अपने बाप को जगाए बगैर वो लालटेन लेकर आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकलती है और गोदाम में दाखिल होती है। वहाँ उसे रेडियो फ्लैश नामी एक किताब मिलती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स यानी ईएमपी का दूसरा नाम है। जैसे ही रीस वहाँ उधर उधर देखती है, हमें पता चलता है कि ये गोदाम दरअसल उसके दादा फ्रैंक का था जो कुछ साल पहले पहाड़ों पर रहने चले गए थे। कुछ देर बाद रीस मेज़ पर बिछे कपड़े को हटाती है जिसके नीचे एक टूटा फूटा रेडियो स्टेशन छुपा होता है। फ्रैंक से कुछ जवाब पाने की उम्मीद में वो हुनरमंदी से तमाम पार्ट्स जोड़ती है और रेडियो को सक्सेसफुली कनेक्ट कर देती है। वो डिवाइस चालू करती है और अपने दादा को कॉल करती है जो कुछ सेकंड बाद जवाब देते हैं। पता चलता है कि फ्रैंक भी पावर आउटेज के बारे में बहुत फिक्रमंद है जिसे वो अपोकलिप्टिक कहते हैं। उनके मुताबिक अमेरिका का तकरीबन पूरा मगरबी हिस्सा इस बरासरार आउटेज से मुतासर हुआ है। फ्रैंक फिर क्रिस के बारे में पूछते हैं मगर जानते हैं कि वो सो चुका है। इसलिए वो रीस को हिदायत देते हैं कि अगली सुबह उसे रेडियो पर बुलाए क्योंकि उनके पास बहुत कम वक्त है। वो चाहते थे कि बाप और बेटी फौरी तौर पर घर छोड़कर पहाड़ों पर उनके पास आ जाए क्योंकि वहाँ उनके पास काफ़ी सप्लाईज मौजूद हैं। कॉल ख़त्म करने से पहले फ्रैंक रीस को एक नक्शा और एक मोबाइल रेडियो की तरफ रहनुमाई करते हैं जो उनके सफ़र में मदद करेंगे। ये रेडियो सिर्फ तब काम करेगा जब वो फ्रैंक से 5 मील के पास लगे। ये सब बताता है कि वो बहुत पहले से इस वाक़े की तैयारी कर चुके थे। रीस मान लेती है और अगली सुबह अपने बाप को सारा हाल बताती है। पहले तो क्रिस फ्रैंक के पास जाने से इनकार कर देता है, ये कहते हुए कि वो एक पागल आदमी है, मगर जब उसकी बेटी इसरार करती रहती है तो वो कम से कम बूढ़े आदमी को कॉल करने का फैसला करता है। थोड़ी देर बाद दोनों गोदाम में जाते हैं और रीस रेडियो चालू करती है। जाने के बाद क्रिस और फ्रैंक आपस में बात करते हैं। पहले बूढ़ा आदमी पावर आउटेज के पीछे की सच्चाई बयान करता है। वो बताता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो ईएमपी का असर है जो जल्द ही पूरे अमेरिका में तबाही और बर्बादी लाएगा। वो ये भी कहता है कि बस 3 दिन में ही सप्लाईज और टूल्स मिलनी बंद हो जाएंगी, इसलिए पहाड़ों पर उनके साथ रहना ही वाहिद महफूज रास्ता है। ये सब सुनकर क्रिस आखिरकार कायल हो जाता है और फौरी तौर पर निकलने का फैसला करता है। कुछ देर बाद वो और रीस अपना सामान बांधने लगते हैं जबकि बाहर हालात और बिगड़ने लगते हैं। पुलिस और आम लोग लंबे पावर आउटेज की वजह से आपस में लड़ रहे हैं। किसी को पता नहीं कि क्या हो रहा है और कब खत्म होगा। इस दौरान क्रिस और रीस अपनी गाड़ी में बैठकर सफर शुरू करते हैं। रास्ते में वो इलाके के वाहिद खुले सुपरमार्केट पर रुकते हैं कुछ सामान लेने के लिए, मगर जब वो पानी और खाने जैसी आम चीज़ों के लिए लोगों में शदीद लड़ाई देखते हैं तो वो जल्दी से वापस चले जाते हैं। जैसे ही वो वहाँ से निकलते हैं हमें दिखाया जाता है कि हज़ारों और लोग भी शहर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अगले सीन में बाप और बेटी एक पुल पर रुकने पर मजबूर हो जाते हैं क्योंकि एक हादसे ने हाईवे बंद कर रखी है।
एक औरत शायद अपनी जान से गई है और रीस ही मंजर देखती है। कुछ घंटे बाद पुल पर तनाव बढ़ता जाता है और एक बेसब्र आदमी अपनी गाड़ी दूसरी गाड़ी में मार देता है। उससे रास्ता खुल जाता है, इसलिए क्रिस और रीस जल्दी से अपनी गाड़ी में वापस आकर सफर जारी करते हैं। इस रात रीस जागती है और जानती है कि वो इंटरसेक्शन मिस कर गए हैं और गलत रास्ते पर है। इससे क्रिस का ध्यान बढ़ जाता है और वो एक पुल के लिए सड़क से नजर हटा लेता है। वो एक लम्हा बहुत महंगा पड़ता है क्योंकि वो गाड़ी का कंट्रोल खो देता है और पास के जंगल में गाड़ी जाकर टकरा जाती है। अगली सुबह रीस को उसके बाप ने जगाया, जो उसे बगैर किसी चोट के देखकर राहत महसूस करता है, मगर क्रिस को खुद सर पर चोट लगी है और थोड़ा खून बह रहा है। दोनों फिर फ्रैंक की जगह पहुंचने के लिए करीबी नदी के साथ साथ चलने का फैसला करते हैं क्योंकि उससे काफ़ी वक्त बचेगा। उधर फ्रैंक उस जोड़े के बारे में फिक्रमंद होने लगता है क्योंकि उन्हें सुबह तक पहुंच जाना चाहिए था। इस दौरान क्रिस को चलने में बहुत तकलीफ हो रही है, इसलिए रीस तजवीज़ देती है कि कुछ देर आराम करें। वो एक करीबी आबशार के पास रुकते हैं और पानी पीते हैं। वहाँ रीस को पता चलता है कि उसके बाप की पीठ पर एक शदीद चोट है और बाजू पर गहरा जख्म है। क्रिस के कहने के बावजूद कि वो ठीक है, वो फौरी तौर पर उसके जख्म का इलाज करने लगती है। कुछ देर बाद वो दोबारा चलना शुरू करते हैं, मगर क्रिस हर लम्हे कमज़ोर होता जाता है और आखिरकार गिर जाता है। बेहोश होने से पहले वो अपनी बेटी को मदद के लिए पुकारने की हिदायत देता है। इसलिए बगैर वक्त ज़ाया किए रीस जंगल में भागती है, जहाँ खुशकिस्मती से उसे एक बार्न हाउस और ग्लेन नामी किसान मिलता है। परेशान लड़की को देखकर वो फौरी तौर पर हरकत में आता है और अपनी गाड़ी में क्रिस को घर ले आता है। बदकिस्मती से हर तरह की तबी कोशिश के बावजूद क्रिस होश में नहीं आता और आखिरकार उसकी सांसें रुक जाती है। रीस तबाहाल और दिल शिकस्ता है क्योंकि अब उसका वाहिद माँ बाप भी चला गया है। इसी रात वो और ग्लेन उसे खेत में दफन करते हैं और दुआ पढ़ते हैं। अगले दिन ग्लेन रीस को उसके दादा की जगह पहुंचाने में मदद करने का फैसला करता है और जल्दी से वो अपने ट्रेलर में सफ़र शुरू करते हैं। दूसरी तरफ फ्रैंक इंतजार से थक जाता है, इसलिए खुद क्रिस और रीस को ढूंढने निकल पड़ता है। कुछ घंटे बाद वो उनके क्रैश साइट तक पहुंचता है और गाड़ी के पास ज़मीन पर खून लगा कपड़े का एक टुकड़ा पाता है। फ्रैंक फिर सड़क पर चलता है और वो फार्म ढूंढता है जहाँ रीस पहले थी। वो देखता है कि कोई है या नहीं, मगर हैरानी से सोफा पर खून देखता है। शक में आकर वो अंदर दाखिल होता है और जायजा लेता है। कुछ न मिलने पर वो ग्लेन की तस्वीर को गौर से देखता है और चल पड़ता है। बाहर वो हाल ही में इस्तेमाल हुई कुदाल, क्रिस के कपड़े और उसकी कब्र देखता है। फ्रैंक को पता चल जाता है कि क्रिस मर गया है, मगर उसे गम मनाने का वक्त नहीं है क्योंकि उसकी पोती रीस अभी भी लापता है। उधर रास्ते में ग्लेन सड़क के किनारे एक आदमी को मदद मांगते देखता है। एहतियात के तौर पर वो रीस को जल्दी से ट्रेलर के पीछे जाने को कहता है, मगर इस डर से कि वो आदमी कुछ गलत कर सकता है। ग्लेन का सबसे बड़ा डर सच साबित होता है क्योंकि वो आदमी उस पर बंदूक तान देता है और उसे गोली मार देता है। वो अनजान आदमी फिर ट्रेलर में बैठकर चल पड़ता है, जबकि सहमी हुई रीस अभी भी अंदर है। कुछ देर बाद वो एक गाड़ी मरम्मत की दुकान पर रुकता है और एक ट्रक से पेट्रोल चलाने की कोशिश करता है। अचानक एक शिकारी उसे गोली मार देता है और रीस उस मौके से फ़ायदा उठाकर भाग जाती है, मगर कुछ देर बाद वही शिकारी उसे पकड़ लेता है और उसके सर पर थैला डाल देता है। जब वो आंखें खोलती है तो एक अजीब बूढ़ी औरत उसे कहती है कि रीस ने उसकी ज़मीन पर बगैर इजाज़त कदम रखा है, इसलिए उसे उसका हिसाब देना होगा। इस दौरान फ्रैंक ग्लेन की लाश ढूंढता है और उसे तस्वीर वाले आदमी के तौर पर पहचानता है। इससे वो रीस के लिए और भी फिक्रमंद हो जाता है और जवाबों की तलाश जारी रखता है। दूसरी तरफ रात के खाने के दौरान बूढ़ी औरत रीस को अपने घर वालों से मिलवाती है। उसका बेटा बिली है, वही शिकारी, और क्विन उसका शर्मीला और परेशान होता है। ये वाज़ेह होता है कि बिली बगैर किसी वजह से अपने बेटे को मारता और जलील करता रहता है। तारुफ के बाद रीस बताती है कि वो यहाँ कैसे पहुंची। वो ये भी कहती है कि वो अब और नहीं रह सकती और उसे जल्द अज जल्द अपने दादा के पास पहुंचना है, मगर बूढ़ी औरत को कोई हमदर्दी नहीं है और वो उसे जाने नहीं देती। बजाय इसके वो उसे रात भर ऊपर कमरे में रहने पर मजबूर करती है। कोई चारा न होने पर रीस ऊपर जाती है, मगर रात वहाँ गुजारने का उसका कोई इरादा नहीं। भागने की कोशिश में वो उस वक्त मरकजी दरवाजे तक आ जाती है जब सब सो चुके होते हैं। वो ताला खोलती है, मगर बूढ़ी औरत उसे सुन लेती है और फौरी तौर पर बिली को उसके पीछे भेजती है। एक ज़बरदस्त पीछा शुरू होता है, मगर आखिरकार वो टीनेजर पकड़ी जाती है और उस खौफनाक शिकारी के हाथों घर वापस लाई जाती है। जब रीस को होश आता है तो वो खुद को एक थैले में बंधा हुआ और दरख्त से लटका हुआ पाती है। तभी एक बड़ा रीछ उसकी तरफ आता है और थैला फाड़ने की कोशिश करता है। ऐसा लगता है जैसे उस टीनेजर का आखिरी वक्त आ गया है, मगर बिली ऐन वक्त पर आ जाता है और रीछ को गोली मार देता है। दरअसल रीसी को उस बड़े जानवर को लालच देने के लिए बतौर चारा इस्तेमाल किया गया था। इस करीबी मौत के तजुर्बे के बाद उसे एक छोटे स्टोर रूम में डाल दिया जाता है, जहां बिली उसे एक हफ्ते के लिए छोड़ देता है। मगर एक दिन वो उसे बाहर निकालता है और बूढ़ी औरत उसे वहीं रहने और अपने किसी बेटे के साथी बनने के लिए मनाने की कोशिश करती है, मगर रीस जवाब देती है कि वो उन पागलों के साथ रहने से बेहतर स्टोर रूम में रहना पसंद है। उसकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाती है जैसे कि गुस्से में आई औरत रीस को वापस स्टोर रूम में फेंकने का हुक्म देती है। इस बार उसके हाथ और पैर दोनों बांधे जाते हैं। भागने की कोशिश में रीस अपने हाथों की रस्सी काटने में कामयाब हो जाती है और खुद को पूरी तरह आज़ाद कर लेती है।
मगर वो भागने का कोई प्लान नहीं सोच पाती। तभी वो क्विन को उसे झांकते देखती है और एक प्लान सोचती है। लीज जानती है कि उसे उससे हमदर्दी है, इसलिए वो उसे मदद के लिए आमादा करने लगती है। और हैरानी से क्विन, जो अपनी दादी और अपने बाप की मुसलसल मार से तंग आ चुका है, मान जाता है। वो उसे स्टोर रूम से बाहर निकालता है और बगैर देर किए वो दोनों मिलकर उस जगह से भागते हैं और रात भर चलते रहते हैं। अगली सुबह बिली को पता चलता है कि दोनों भाग गए और वो फौरी तौर पर उन्हें ढूंढने निकल पड़ता है। वो उनके कदमों के निशान और टूटी शाखें देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता टिकते हुए उनके करीब पहुंचता जाता है। दूसरी तरफ क्विन और रीस आपस में घुल मिल जाते हैं और जंगल की बेलियां खाते हैं, क्योंकि वो उस जगह से काफ़ी दूर निकल आए। कुछ देर बाद वो एक चट्टान के किनारे पहुंचते हैं जहाँ क्विन तकरीबन गिर जाता है, मगर रीस उसे बचा लेती है। फिर उन्हें एक लंबा कटा हुआ दरख्त मिलता है जो पुल का काम करता है और वो आहिस्ता आहिस्ता उससे गुजरते हैं। अचानक बिली उन्हें दूर से देखता है और गोली चलाता है जो खुशकिस्मती से लगती है। डरे हुए दोनों टीनेजर्स भागने लगते हैं और एक अथली झील के पास पहुंचते हैं। ये समझकर कि वो बिली से तेज नहीं भाग सकते, वो छुपने के लिए पानी में डूब जाते हैं। जब शिकारी उनके ऊपर से गुजरता है, रीस और क्विन पानी से निकलते हैं और उल्टी सिमत में भाग जाते हैं। मगर चूंकि बिली एक पुराना शिकारी है, वो पीछे मुड़कर उन्हें देख लेता है और दोबारा उनके पीछे लग जाता है। आखिरकार वो उन तक पहुंच जाता है, इसलिए क्विन उसे रोकने का फैसला करता है, जबकि रीस एक पत्थर के पीछे छुप जाती है। जब दोनों लड़ते हैं, बिली की बंदूक रीस के सामने गिर जाती है, मगर वो हिचकिचाती है। मगर जब उसे एहसास होता है कि अगर उसने कुछ न किया तो क्विन को मार पीट कर हलाक कर दिया जाएगा, रीस हिम्मत करके बंदूक उठाती है। वो बिली पर निशाना लगाती है और एक साफ गोली से उसे ख़त्म कर देती है। मगर हैरानी से पता चलता है कि दरअसल उसके दादा फ्रैंक ने गोली चलाई थी और टीनेजर्स को बचाया था। राहत महसूस करते हुए रीस अपने दादा के पास भागती है और आंसू बहाते हुए उन्हें गले लगा लेती है। सीन कुछ वक्त बाद का कट करता है जहाँ क्विन और रीस दोनों फ्रैंक के साथ रहते हैं और एक ख़ानदान की तरह मुख्तलिफ काम करते हैं। दुनिया अभी भी EMP के असरात से तबाह है, मगर यहाँ पहाड़ों पर ज़िंदगी गुजारने के लिए जो भी ज़रूरी है वो सब वाफिर मकदार में मौजूद है। फिल्म उस वक्त ख़त्म होती है जब क्विन रीस का लैपटॉप खोलता है और उसके दोस्तों के कई पैगाम देखता है जो इशारे देते हैं कि पावर आउटेज का मसला आखिरकार हल होने वाला है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलात के वक्त भी हिम्मत और उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कभी कभार सबसे बड़ी ताकत सब्र और एक दूसरे पर एतमाद होती है।